हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम टेस्ट रैंकिंग लाइव मोक 8 इसके जीएस वाले पार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं और ये एनालिसिस बहुत ही शानदार रहने वाला है। ऑलरेडी इसकी सीरीज में चला रहा हूँ, तो ऑलरेडी 7 जो लाइव मोक्स हैं उनका मैं ऑलरेडी एनालिसिस करा चुका हूँ। वो आप देखना चाहें तो पीछे जाकर आप पूरी सीरीज है वो देख सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। विच कंट्री हैज डेवलप्ड द फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज? किस देश ने पहली जीनोम संपादित चावल किस्म विकसित की है? ऐसा कारनामा कर दिखाया है हमारे भारत, प्यारे भारत ने कर दिखाया है ये। और ये जो राइस की वैरायटी है जो इंडिया ने डेवलप की है वो कौन कौन सी है? एक का नाम है DRR धन 100, इसे कमला भी बोलते हैं। और दूसरी है पूसा DST राइस 1, पूसा DST राइस 1। ये वैरायटी है जो भारत ने विकसित की है। और किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ICAR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बाकी यहाँ आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये है DRR धान 100, जिसे कमला भी बोला गया है। ये पहली वैरायटी है। धान जो राइस की जो फसल होती है, ये जो कली होती है इसे धान बोलते हैं। तो पहली का नाम है DRR धान और दूसरी मैंने क्या बताई थी? पूसा DST। तो इस क्वेश्चन का आंसर था इंडिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम इनॉग्रेटेड? खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम की, तो इसका उद्घाटन हुआ बिहार में। अब ऑप्शन में देखते हैं, जलंधर क्या बिहार में है? नहीं। पानीपत ये हरियाणा में है। भुवनेश्वर ये भी नहीं। तो इसका आंसर है पटना। कहाँ इनॉग्रेट हुआ? पटना, बिहार के पटना में। और कहाँ कहाँ खेला गया था ये? पटना, बेगूसराय, राजगीर, यहाँ पर खेला गया था। बाकी जो 3 गेम हैं, जिम्नास्टिक, शूटिंग एंड साइकिलिंग, ये जो 3 गेम्स हैं ये न्यू दिल्ली में खेले गए। और 7th खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका मैस्कॉट क्या था? तो इसका मैस्कॉट था गज सिंह। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैस्कॉट है 7th एडिशन का खेलो इंडिया यूथ गेम के। और कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं बिहार में। यहाँ पर जो डेट है ये 4 मई से लेकर 15 मई 2025 तक खेले गए। और इसकी टैगलाइन क्या थी? इसकी टैगलाइन थी खेल के रंग बिहार के संग। और मेडल टैली में फर्स्ट किसने किया? तो मेडल टैली में फर्स्ट था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को कितने मेडल मिले? तो महाराष्ट्र को 158 मेडल मिले, जिसमें से 58 गोल्ड मेडल थे। सेकंड नंबर पे रहा हरियाणा विद 117 मेडल्स, जिसमें से जो गोल्ड मेडल्स थे वो 39 गोल्ड मेडल्स थे। और तीसरे नंबर पे था राजस्थान। कितने मेडल्स के साथ? 60 मेडल्स के साथ। और टोटल कितने गोल्ड थे? तो 24 गोल्ड मेडल थे। तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र, सेकंड पे रहा हरियाणा और थर्ड पे रहा राजस्थान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अंडर विच कैंपेन हैज द RBI इंट्रोड्यूस इट्स व्हाट्सएप चैनल? किस अभियान के तहत RBI ने अपना व्हाट्सएप चैनल पेश किया है? डिजिटल इंडिया मूवमेंट, RBI संपर्क योजना, RBI कहता है, या सेफ बैंकिंग मिशन? आपने ऐड वगैरह देखे होंगे RBI के। बिग बी, अमिताभ बच्चन जी भी RBI के ऐड करते हैं। और बहुत सारी जो छोटी छोटी कंपनीज हैं या छोटे छोटे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके थ्रू भी RBI एक कैंपेन चला रही है जिसका नाम है RBI कहता है। जैसे बिग बी भी बोलते हैं ना, RBI कहता है कि सतर्क रहिए। तो ये कैंपेन कौन सा था? कैंपेन था RBI कहता है, जिसके तहत इंट्रोड्यूस किया इन्होंने अपना व्हाट्सएप चैनल। RBI बना कब था? तो RBI बना था 1935 में। किस एक्ट के थ्रू? तो ये बना था RBI एक्ट 1934 के तहत। और किसकी रिकमेंडेशन पे? तो यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन पे। यंग हिल्टन कमीशन। RBI का नेशनलाइजेशन
यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। इस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो रिसेंटली आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। और आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। अभी रिसेंट में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? तो अभी रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुआ है पूनम गुप्ता जी का। पूनम गुप्ता जी के अलावा और कौन से डेप्यूटी गवर्नर हैं? तो एक है टी रविशंकर, दूसरे हैं स्वामीनाथन जानकीरमन और तीसरे हैं एम राजेश्वर राव। ये टोटल कितने गवर्नर हो गए? वैसे टोटल हो गए 4 डेप्यूटी गवर्नर और एक गवर्नर है संजय मल्होत्रा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वाले सवाल मैंने आपको बताया थोड़े से इजी होते हैं, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसका आंसर करेंगे। द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा। फंडामेंटल राइट जो है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। ऐसा है क्या? नहीं। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए? फंडामेंटल राइट लिए गए हैं यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। तो इसमें करेक्ट पूछी है तो पहली करेक्ट हो नहीं सकती। पहली करेक्ट नहीं हो सकती तो बोथ 1 और 2 भी करेक्ट नहीं हो सकती। बाकी सेकंड पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी इसका आंसर करने से पहले मैं थोड़ा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसे ही कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ से लिए गए हैं? तो वो ज़्यादातर लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या ली गई हैं? तो यहाँ से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस। लास्ट मूक में किसी ने कमेंट में एक क्वेश्चन किया था कि ये जो इमरजेंसी है ये तो जर्मनी से लिया गया है। नहीं, जर्मनी से हमने क्या लिया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है जर्मनी से। लेकिन इमरजेंसी के जितने भी प्रोविजंस हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। और क्या लिया है हमने? ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूएसए की। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक कर्तव्य लिए हैं। दूसरे हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिए, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। महाभियोग किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का महाभियोग भी हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने यूएसए से लिया है। यूके से हमने क्या क्या लिया है? यूके से हमने लिया है बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदन। और क्या लिया है हमने? और हमने ली है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। ये भी हमने यूके से लिया है। और कैबिनेट सिस्टम भी हमने यूके से लिया है। और रूल ऑफ लॉ, ये सारे हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने यूके से लिए हैं। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? कनाडा, सी फॉर कनाडा, सी फॉर सेंटर। तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने कनाडा से लिया है। और सेंटर को ही रेसिड्यूरी पावर दी जाएंगी, ये भी कहाँ से लिया है? ये भी हमने कनाडा से लिया है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। खैर चलो, एक ऑस्ट्रेलिया याद आ गया तुरंत, ऑस्ट्रेलिया के भी बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है जॉइंट सिटिंग, कंकरेंट लिस्ट और फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ये तीनों हमने कहाँ से लिए? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट टू ऑल द सिटीजन्स। तो वैसे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक कर्तव्य की यही एम है या यही इसका टारगेट होता है कि जो इसके सिटीजन हैं, जो देश के सिटीजन्स हैं,
उनकी डेवलपमेंट करना, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, 4 भी कट जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बाकी स्टेटमेंट में पढ़ूं इससे पहले मैं आपको DPSP पढ़ा देता हूं, फिर थोड़ा इजी होगा ये क्वेश्चन करना। तो बात करें हम DPSP की, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये हमने लिए कहां से हैं? तो ये लिए हैं आयरलैंड से। DPSP कौन से पार्ट में है? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है DPSP? तो ये है भाग 4 या पार्ट 4 में। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से? तो इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51। ये आर्टिकल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी। बाकी DPSP से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ। DPSP के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं उनका काम क्या है, वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कि स्टेट ऐसी पॉलिसी या कानून बनाएगा, ऐसी पॉलिसी या लॉ बनाएगा जिससे वेलफेयर ऑफ स्टेट हो, यानी जो देश है वो प्रोग्रेसिवली आगे बढ़े अपनी जनता को साथ लेकर। बाकी जो DPSP के प्रिंसिपल्स हैं वो 3 भागों में डिवाइडेड है। वो 3 भाग कौन कौन से? पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में ज्यादातर जो बात की गई है वो जनता के उद्धार की बात की गई है। सेकंड है गांधीयन प्रिंसिपल एंड थर्ड है लिबरल प्रिंसिपल। बाकी इससे रिलेटेड आर्टिकल मैं आगे कभी आपको बताऊंगा। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? जो गांधी जी का सपना था, जैसे पूर्ण स्वराज और इंटॉक्सिकेशन वगैरह खत्म हो, ये सब गांधी जी का सपना था। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स किस में है? गांधीयन प्रिंसिपल्स में। लिबरल प्रिंसिपल्स के अंदर मॉन्यूमेंट्स बचाना, एनवायरनमेंट बचाना, ये सब किस में है? लिबरल प्रिंसिपल्स के अंदर। बाकी DPSP से रिलेटेड मैं कुछ अमेंडमेंट्स बता देता हूँ, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू DPSP। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला अमेंडमेंट यहाँ लिख लेते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत DPSP में क्या क्या अमेंडमेंट हुए वो समझ लेते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी सिखा रखी है, या मैंने एक स्टोरी बताई थी, उसे ट्रिक की तरह आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप 42nd अमेंडमेंट से DPSP में क्या चेंज हुआ था वो जानते हैं। तो एक मिल थी जिसमें कुछ वर्कर्स काम करते हैं, और इस मिल में से निकलने वाला धुआं, उसकी वजह से जो यहाँ पर बस्ती बसी हुई थी, किनकी? इन मजदूरों की, उनको बहुत नुकसान हो रहा था, यानी एनवायरनमेंट दूषित हो रहा था, तो उनकी वजह से इन्हें बीमारियां हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, ये गए किसी सोशल वर्कर के पास, उसने बताया कि आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जा सकती है। तो फ्री लीगल एड कौन से आर्टिकल में है? 39A। तो 42nd अमेंडमेंट के तहत क्या जोड़ा गया था? 39A के तहत फ्री लीगल एड। अब जब उन्हें लीगल एड मिल गई तो उन्होंने किसके खिलाफ केस कर दिया या किसके खिलाफ कार्यवाही करने की बात की? तो वो मिल ओनर, वो उनके पास गए और मिल ओनर से मांग रखी कि उन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिले। तो नेक्स्ट है मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, कौन से आर्टिकल में है? वो है आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट। अब जब सरकार ने फ्री लीगल एड देकर वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करा दिया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सबसे पहले एक कानून पास किया जिससे इस मिल की जो ये चिमनी है इसके ऊपर पर्टिकुलर एक फिल्टर लगाया गया, जिसकी वजह से जो बेकार धुआं है वो बाहर ना जा सके, जिसकी वजह से पर्यावरण भी दूषित ना हो। तो पर्यावरण से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 48A। और ये कौन से, ये जो तीनों आर्टिकल हैं वो कौन से अमेंडमेंट से जोड़े गए थे? 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत। और 48A में कौन सा आर्टिकल है? तो प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूव ऑफ एनवायरनमेंट, यानी हमें क्या करना है? अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उसे इम्प्रूव करना है। वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 48A में। तो इस स्टोरी से हम जो 42nd अमेंडमेंट के तहत जितने भी आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल हैं, वो हम सीख गए।
39A, 43A और 48A। सेकंड है 44th अमेंडमेंट के तहत जितने भी चेंज हुए थे। ये 44 अमेंडमेंट कब आया था? तो ये 44 अमेंडमेंट आया था 1978 में। इसके तहत क्या अमेंडमेंट हुआ था डीपीएसपी में? तो इसके तहत जो आर्टिकल 38 है उसमें एक लाइन और ऐड की गई थी। आर्टिकल 38 कहता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम। आर्टिकल 38 में क्या है? आर्टिकल 38 में है प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी लोगों का उद्धार करना है। कैसे? बाय एंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये पहले था, बस इतना था। लेकिन बाद में एक और लाइन जोड़ दी गई थी इस अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट के तहत। वो क्या थी कि हमको ये तो करना ही है कि बाय इंश्योर करना है कि उनका सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, एंड हमें मिनिमाइज करनी है इनइक्वालिटी, एंड बाय मिनिमाइजिंग खत्म करना है इनइक्वालिटी को, असमानता को। और ये असमानता कौन सी असमानता? इनइक्वालिटी इन इनकम, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी जो लोगों की इनकम में और फैसिलिटीज में, अपॉर्चुनिटीज में जो असमानता है उसको हमें खत्म करना है। ये लाइन कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी? तो ये 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत। और नेक्स्ट अमेंडमेंट है 86 अमेंडमेंट। इससे क्या अमेंड हुआ था डीपीएसपी में? ये अमेंडमेंट आया था 2002 में, और इसके तहत आर्टिकल 45 में चेंज हुआ था। आर्टिकल 45 में क्या चेंज हुआ? तो वो जो राइट था, राइट टू एजुकेशन, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो राइट टू एजुकेशन है इसे फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया। और 45 में क्या रह गया? आर्टिकल 45 में रह गया सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड केयर। और कितने से लेकर कितने साल के बच्चों के लिए? 0 से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए। तो ये सब था डीपीएसपी के रिगार्डिंग। वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। द प्रिंसिपल्स आउटलाइन इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट इन्फ्लुएंस लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस, यानी भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित सिद्धांत विधायी की प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसा तो कुछ नहीं है। डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल नेचर में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रभावित नहीं करते हैं। ये प्रभावित करते हैं और लेजिस्लेटिव को डायरेक्शन देते हैं कि आप वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करें। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो पहला तो सही नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी सही नहीं हो सकता। दूसरी पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगी कौन सी स्टेटमेंट सही है। द डीपीएसपी आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट इन इंडिया, ये तो गलत ही है। इनजस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं। तो दूसरा गलत, पहला गलत, केवल थर्ड, ओनली थर्ड सही है। ये हमको पढ़ना भी पड़ा नहीं, फिर भी हमें इसका आंसर मिल गया है। तो पढ़ लेते हैं बाकी। द डीपीएसपीज वर इंस्पायर्ड बाय द प्रिंसिपल लेड डाउन इन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सीधे सीधे ये कह रहा है कि जो डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए, वो हमने आयरिश यानी आयरलैंड से लिए हैं। तो ये तो सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज डैश आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए पर्सन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसी व्यक्ति के लिए विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु पात्रता मापदंड क्या है? मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी एट लीस्ट 30 ईयर ऑफ एज, must be at least 25 year old, या फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इसका आंसर करने से पहले थोड़ा मैं आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में बता देता हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ये हमने कहां से लिया है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर हमने लिया है यूके से। और इस बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदन में जो अपर हाउस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं राज्य सभा। लेकिन स्टेट लेवल पर अपर हाउस को बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। और हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे कहते हैं विधान परिषद। 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस
और लोअर हाउस। लोअर हाउस को सेंटर में बोला जाता है लोकसभा, और इसी को स्टेट में क्या बोला जाता है? इसी को स्टेट में बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। इस लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के मेंबर्स, उन्हें क्या बोला जाता है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसके मेंबर्स को क्या बोला जाता है? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यसभा से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? राज्यसभा से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 80। अब इस 80 में अगर मैं 89 जोड़ दूं तो कितना आर्टिकल बनता है? आर्टिकल 169। ये आर्टिकल 169 किससे रिलेटेड है? ये आर्टिकल 169 है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड। और जैसे राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी कभी डिसॉल्व यानी भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो हर 2 साल में कितने 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। कितने साल में? हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। बाकी जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनका टेन्योर कितना होता है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का टेन्योर होता है 6 साल। बात करें लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ की, कि मेंबर कितने होने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो ये मेंबर 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर हैं उसके 1/3 के बराबर हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, और 40 नंबर से ज्यादा हो सकते हैं या 40 नंबर के बराबर। ये स्ट्रेंथ किसकी है? लेजिस्लेटिव काउंसिल की। बाकी कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो ये टोटल 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसको हम याद कैसे रखते हैं? तो इसको हम याद रखते हैं तमाकू से। बाकू। टी फॉर तेलंगाना, ए फॉर आंध्र प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, के फॉर कर्नाटका एंड यू फॉर उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब मैंने आपको कंपोजिशन बता दिया। अब बात करूं कि मेंबर इलेक्ट या चुने कैसे जाते हैं, यानी उनका इलेक्शन और नॉमिनेशन कैसे होता है। तो ये इसके जो मेंबर चुने जाते हैं वो 1/3 चुने जाते हैं एमएलएज के द्वारा, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा, और 1/3 चुने जाते हैं लोकल बॉडीज के द्वारा। 1/12 इलेक्ट किए जाते हैं ग्रेजुएट्स के द्वारा, और अगले 1/12 इलेक्ट किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। और 1/6 का होता है नॉमिनेशन, और ये नॉमिनेशन कौन करता है? गवर्नर। और ये जो नॉमिनेशन होता है ये कौन से फील्ड से होता है, यानी ये जो मेंबर्स होते हैं वो कौन से फील्ड के होते हैं? तो वो होते हैं लिटरेचर, या फिर आर्ट, या फिर साइंस, या फिर सोशल सर्विस। वैसे तो राज्यसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस से किए जाते हैं। लेकिन जो गवर्नर के द्वारा जो नॉमिनेशन होता है उसमें एक और फील्ड है जहां से नॉमिनेशन होता है, वो है कोऑपरेटिव से। तो ये हो गया नॉमिनेशन के रिगार्डिंग, नॉमिनेशन और इलेक्शन के रिगार्डिंग। अब बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो मेंबर्स होते हैं वो पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और दूसरा जो एज है वो एटलीस्ट 30 ईयर होनी चाहिए। किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए। वापस आते हैं क्वेश्चन पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने क्या बताया था? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, ये होना चाहिए, और इसके साथ साथ वो 30 साल का कम से कम होना चाहिए। तो ये दोनों, तो इसका आंसर सिंगल तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे बोला जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन भी। इसका दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि हड़प्पा ही पहली सिटी थी जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजी गई थी। कब खोजी गई थी? 1921 में। किसने खोजी थी? दयाराम साहनी ने।
इस टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड कौन थे? उनका नाम था जॉन मार्शल। सेकंड सिटी कौन सी खोजी थी? तो सेकंड खोजी थी मोहनजोदारो। ये कब खोजी थी? 1922 में। किसके द्वारा? आर डी बैनर्जी, रखलदास बैनर्जी द्वारा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। बाकी लोथल एक पोर्ट सिटी थी, कहाँ की? इंडस वैली की, तो ये भी नहीं हो सकती। इसका आंसर है ऑप्शन 2, उरुक। ये सिटी थी मेसोपोटामिया की, यानी उरुक है एक मेसोपोटामियन सिटी। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं हम। इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो नॉर्थ में ये था मांडा, जो कि आज के टाइम पीरियड में जम्मू कश्मीर में है। साउथ में ये दैमाबाद तक फैला हुआ था, और ये दैमाबाद कहाँ है? आज के टाइम में महाराष्ट्र वाला रीजन। ईस्ट साइड यानी पूर्वी साइड पर आलमगीरपुर, ये यूपी वाले रीजन में। और वेस्टर्न रीजन कहाँ तक फैला हुआ था? सूत का जेंडौर। और ये सूत का जेंडौर कहाँ है? ये है बलूचिस्तान में। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी या क्या क्या खोजा गया? तो यहाँ मिला सबसे बड़ा बाथ, स्नानागार, ग्रेट बाथ मिला यहाँ पर। और यहाँ ही मिली ग्रेट ग्रेनरी। बड़ा अन्नागार वैसे मिला मोहनजोदारो में, लेकिन जो हड़प्पा में जो ग्रेनरी मिली थी वो 2 रो में थी, और हर रो में कितनी कितनी ग्रेनरी थी? 6 ग्रेनरी थी। तो 2 रोज विद 6 ग्रेनरी ईच। तो ये कहाँ से मिला? हड़प्पा से। और मोहनजोदारो से क्या क्या मिला था? डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी मोहनजोदारो से मिला था। और बियर्डेड मैन भी कहाँ से मिला था? बियर्डेड मैन का स्टैचू भी मोहनजोदारो से मिला था। बाकी इंडिया में इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी सिटी हैं? तो एक है राखीगढ़ी, एक है कालीबंगन। अभी मुझे बताना, मैं ये नहीं बता रहा ये कौन कौन से स्टेट में। राखीगढ़ी कहाँ है, कालीबंगन कहाँ है, भिराना ये बता देता हूँ मैं, भिराना है हरियाणा में। धोलावीरा, धोलावीरा फेमस था अपना वेल ड्रेनेज सिस्टम के लिए। और लोथल, बताना मुझे ये किस स्टेट में है। राखीगढ़ी कहाँ है, कालीबंगन कहाँ है, धोलावीरा कहाँ है, लोथल कहाँ है। तो इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें आगे कभी बताएंगे। इसका आंसर था उरुक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? लोधी, खिलजी, सूर या स्लेव? बहुत ही सिंपल है, सूर। इसका आंसर क्या है? सूर। सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले आई थी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? तो इसका टाइम पीरियड था 1210 से लेकर 1290 तक। फिर इसके बाद आए थे खिलजीज। खिलजीज का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो इन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 तक। खिलजीज के बाद में आए थे तुगलक्स, और तुगलक्स का टाइम पीरियड सबसे लंबा था। ये कब से कब तक रहे? ये 1320 से लेकर 1414 तक भारत में रहे। तुगलक्स के बाद में कौन आए? तुगलक्स के बाद आए थे सैयद। सैयद का टाइम पीरियड क्या था? सैयद का टाइम पीरियड था 1414 से लेकर 1451 तक। और 1451 से लेकर 1526 तक किसका शासन था? तो वो थे लोधी। तो यहाँ आप क्वेश्चन में देख सकते हो, लोधी हैं, खिलजीज हैं, स्लेव हैं, लेकिन सुर तो कहीं भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या था? सुर। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजीज का फाउंडर कौन था? खिलजीज का फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक का फाउंडर कौन था? तुगलक का फाउंडर था ग्यासुद्दीन तुगलक, या इसे ही कहते हैं गाजी मलिक। सैयद का फाउंडर था खिज खान। और लोदीज का फाउंडर कौन था? लोदीज का फाउंडर था बहलोल लोदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो थोड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1885 को। और इसके गठन में जिसने अहम भूमिका निभाई थी, या उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है A.O. ह्यूम को, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को।
और जिस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन था? तो उस टाइम पे वॉइसरॉय था डफरिन। और डफरिन ने ये कमेंट पास किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सिडिशन की फैक्ट्री है, यानी फैक्ट्री ऑफ सिडिशन। ये किसने बोला था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? ये बोला था डफरिन ने। 1885 का सेशन कहाँ हुआ था? ये सबसे पहला सेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बॉम्बे में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी W.C. बैनर्जी ने, व्योमकेश चंद्र बैनर्जी ने। अगला सेशन जो कि 1886 में हुआ था, पहले सेशन में कितने डेलीगेट्स थे? तो 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 1886 का सेशन हुआ था कैलकाटा में और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इन्हें ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1887 का सेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था मद्रास में और इसकी अध्यक्षता पहले मुस्लिम थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशन है? और है 1905 का सेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का भी गठन किया था और ये पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के। 1906 का सेशन जो कि कैलकाटा का सेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। और यहाँ डिमांड उठी थी 4 चीज़ों की। वो क्या क्या थी? एक थी नेशनल एजुकेशन, दूसरी स्वराज, तीसरी स्वदेशी और चौथी थी बॉयकॉट। और बॉयकॉट क्या करना है? बॉयकॉट करना है वेस्टर्न गुड्स को। नेक्स्ट सेशन था 1907 का सूरत सेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट किस किस के बीच में हुआ था? कौन कौन टूट गए थे? 2 वर्ग टूट गए थे, एक थे मॉडरेट्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। इस सेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1907 वाले सेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। सॉरी, रास बिहारी घोष, बोस नहीं, घोष, रास बिहारी घोष। अगला सेशन है 1911 का सेशन। ये कहाँ हुआ था? ये कैलकाटा का सेशन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इस टाइम पे भारत की कैपिटल को कैलकाटा से बदल कर क्या कर दिया गया था? तो भारत की कैपिटल कर दी गई थी दिल्ली। और ये मुस्लिम्स को खुश करने के लिए किया गया था। और इस टाइम पे जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इस समय जो INC की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? वो की थी विशन नारायण धर या BN धर, इन्होंने की थी अध्यक्षता। अगला सेशन है 1916 का। 1916 वाले सेशन, इसे लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है, लखनऊ में हुआ था ये सेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार। इस सेशन में क्या हुआ था? ये जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे ना, वो इस सेशन में मिल गए थे 1916 वाले सेशन में। अगला है 1917 का सेशन। इसकी अध्यक्षता पहली बार किसी महिला ने की थी और वो कौन थी? एनी बेसेंट जी। लेकिन ये भारतीय महिला नहीं थी। पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। उन्होंने कब की थी? 1925 में। कौन सा सेशन? कानपुर का सेशन। और किसने अध्यक्षता की? सरोजनी नायडू जी ने, पहली भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता की थी। 1924 का सेशन, बेलगांव का सेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता पहली और आखिरी बार महात्मा गांधी जी ने की थी। 1931 का सेशन, कराची का सेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स और पॉलिसीज वगैरह की बातें इसमें हुई थी। और जो गांधी इरविन पैक्ट है उसको भी एंडोर्स किया था इसी सेशन के तहत। अगला सेशन है 1937 का फैजपुर सेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार किसी गांव में ये सेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला सेशन है 1938। ये भी इंपॉर्टेंट है, हरिपुरा का सेशन। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने।
और एक और सेशन है 1939। ये सेशन है त्रिपुरी का सेशन। इस सेशन में वैसे तो जीता था ये सेशन, जो इलेक्ट हुए थे अध्यक्ष वो हुए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में थे पट्टाभी सीतारमैया, और पट्टाभी सीतारमैया को जो समर्थन था वो गांधी जी का था। जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो गांधी जी ने एक कमेंट पास किया कि सीतारमैया की जो हार है वो मेरी हार है, और ये चीज़ सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने 1939 में जो इस वाले सेशन की अध्यक्षता त्याग दी और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। लेकिन इस सेशन की अध्यक्षता क्या फिर सीतारमैया ने की? नहीं, इस सेशन की अध्यक्षता फिर की थी राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग बता दी हैं इस वीडियो में। तो एक एक करके सारी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ हेल्ड हुआ? बॉम्बे में, सही है। WC बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये भी सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था पूर्ण स्वराज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सेशन 1929 का, तो ये भी सही है। लाहौर का सेशन था, इसकी अध्यक्षता भी नेहरू जी ने की थी। और आखिरी, सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया था फ्रॉम INC प्रेसिडेंसी इन 1939, हाँ ये त्रिपुरी वाला सेशन था, तो ये भी सही है। तो ये जो चारों स्टेटमेंट है ये सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज एंडेड द लोधी किंगडम एंड गेव द राइज टू मुगल्स एरा? निम्नलिखित युद्धों में से कौन से युद्ध से लोधी राज्य खत्म हो गया था और मुगल युग शुरू हो गया था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ तराइन? देखो बैटल ऑफ तराइन दो हुई है, एक हुई है 1891 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, दूसरी हुई है 1892 में। जो पहला तराइन का युद्ध है इसमें पृथ्वीराज चौहान जी विजयी रहे, और ये था किसके खिलाफ? तो ये था मोहम्मद गौरी के खिलाफ। ये वॉर कौन हारा था? मोहम्मद गौरी। लेकिन दूसरा जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और उसने पृथ्वीराज चौहान जी की हत्या करा दी थी। वैसे काफ़ी हिस्टोरिकल बुक्स में ये लिखा हुआ है, जैसे चंद्रवदाई की जो पृथ्वीराज रासो है उसमें लिखा है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान जी ने मारा था। तो अलग अलग हिस्टोरिकल बुक्स अलग अलग फैक्ट देती हैं, पर वैसे कहा जाता है कि 1192 का जो तराइन का युद्ध है वो किसने जीता था? वो जीता था मोहम्मद गौरी ने। बैटल ऑफ कन्नौज ये कब हुई थी? ये हुई थी 1540 में। इसे ही कहते हैं बैटल ऑफ बिलीग्राम, बिलीग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ये किस किस के बीच में था? तो ये था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और इसमें विजयी कौन रहा? तो इसमें विनर रहा था शेरशाह सूरी। ये किसने जीता था? शेरशाह सूरी ने। ये वाला युद्ध भी और 1539 का चौसा वाला युद्ध भी, ये भी शेरशाह सूरी ने जीता था। ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में था। तो ये दोनों बैटल भी नहीं हो सकती। तो बैटल कौन सी थी जिससे मुगल्स स्टैब्लिश हुए थे भारत में? तो वो थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब लड़ी गई थी? 1526 में। किस किस के बीच लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। लोदी वंश का जो फाउंडर है वो कौन था? बहलोल लोदी। उसके बाद कौन बना लोदी का शासक? तो वो था सिकंदर लोदी। और सबसे लास्ट वाला रूलर कौन था? वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का एक गवर्नर था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी ही बाबर को भारत लाया था खैबर पास से। तो इसका आंसर है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइलम एंजियोस्पर्म आर करेक्ट? ये एंजियोस्पर्म के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा प्लांट किंगडम के बारे में बता देता हूँ। वैसे जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसने किया था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है RH विटेकर जी। और ये जो RH विटेकर है इन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया था? ये दिया था 1969 में। तो इन्होंने कौन कौन से 5 किंगडम में डिवाइड किया था? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब ये जो प्लांटी किंगडम है इसको 5 फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। वो 5 फाइलम कौन कौन से हैं? पहला है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है
टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म और पांचवा है एंजियोस्पर्म। ये 5 फाइलम है। अब इनका आधार क्या है इनके डिवीजन का? अब एक रफ आइडिया मैं दे देता हूँ। एल्गी, ये जो फाइलम है इसमें जो बॉडी स्ट्रक्चर है, कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता, असिमेट्रिकल बॉडी होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मरीन वगैरह मतलब पानी में पाए जाते हैं। वहीं ब्रायोफाइटा, को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। एम्फीबियंस को हिंदी में बोलते हैं उभयचर, यानी जो छिछले पानी में रहते हैं ना। ये लैंड है और यहाँ पानी है और इसके बीच का जो छिछला सा एरिया होता है, मतलब शैलो वाटर होता है, वहां पर जो प्लांट उगते हैं मॉइस्ट एरिया में, उन्हें बोलते हैं ब्रायोफाइटा। तीसरा टाइप है टेरिडोफाइटा। ये टेरिडोफाइटा कौन से होते हैं? टेरिडोफाइटा में पहली बार वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होने लगता है, यानी एल्गी में वेस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं था, ब्रायोफाइटा में डेवलप नहीं था। अब टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर सिस्टम है। और ये वेस्कुलर सिस्टम होता क्या है? तो वो जो पानी है, वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का जो आदान प्रदान है या जो लाना ले जाना है, ट्रांसपोर्ट है, वो जाइलम फ्लोएम के द्वारा होता है। और ये जो टिश्यू होती है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होती हैं और ये जो फंक्शन प्रोवाइड करती हैं ये की जाती हैं किसके द्वारा? ये जाइलम फ्लोएम के द्वारा। और इसको ही बोलते हैं हम क्या? इस पूरे टिश्यू सिस्टम को बोलते हैं हम वेस्कुलर सिस्टम। अब नेक्स्ट बात करूं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। इनमें सबसे विजिबल फीचर क्या है? तो जिम्नोस्पर्म का जो सीड होता है वो नेक्ड होता है, यानी सीड पर कोई कवरिंग नहीं होती है। वहीं एंजियोस्पर्म का जो सीड होता है वो कैसा होता है? जो बीज होता है वो कवर्ड होता है। तो ये एक विजिबल फीचर है इनके। बाकी इनके डिवीजन की मैं बात कर लेता हूँ। तो ये जो प्लांटी किंगडम को जो फाइलम में डिवाइड किया है, पहले तो वो है जिसमें सीड नहीं है, दूसरे वो हैं जिनमें सीड है। जिनमें सीड नहीं है उन्हें बोला गया है क्रिप्टोगैम्स। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आपका एल्गी आता है, इसमें आपका ब्रायोफाइटा आता है, इसमें आपका टेरिडोफाइटा आता है। और फेनेरोगैम्स में कौन कौन से आते हैं? उसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या? फ्लावर्स नहीं होते हैं, इनका सीड कैसा होता है? नेक्ड सीड होता है। वहीं जो एंजियोस्पर्म होता है इसका सीड कैसा होता है? कवर होता है। अब बात करूं, ये तो मैंने सीड यानी बीज के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं वास्कुलर सिस्टम के आधार पर कि किस में वेस्कुलर सिस्टम होता है और किस में नहीं होता, तो वेस्कुलर सिस्टम एल्गी में नहीं होता और ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। और किस में होता है? तो वेस्कुलर सिस्टम टेरिडोफाइटा में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है और एंजियोस्पर्म में होता है। वापस आते हैं स्टेटमेंट पे। यहाँ स्टेटमेंट है एंजियोस्पर्म आर नॉन वेस्कुलर। पहली बात मैंने पहले ही आपको बताया, जो नॉन वेस्कुलर है, जिसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, यानी संवहनी पादप, गैर संवहनी पादप, वो तो भाई एल्गी और ब्रायोफाइटा है, ना कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है। तो पहली स्टेटमेंट तो यही गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट, द सीट ऑफ एंजियोस्पर्म आर नेक्ड। एंजियो यानी कवर्ड, इसके तो कवर्ड होता है, नेक्ड तो जिम्नोस्पर्म का होता है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। ए और बी गलत है। ए गलत है तो ये वाली तो करेक्ट हो ही नहीं सकती, और ये भी करेक्ट नहीं हो सकती, और बी भी करेक्ट नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। तो ये वाली करेक्ट सही है। ये स्टेटमेंट है ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट है। ये मैंने पढ़े नहीं फिर भी मेरे को आंसर मिल गया है। बाकी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है दीज मेक अप द मेजोरिटी ऑफ ऑल प्लांट ऑन द अर्थ। ये एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है, ये एकदम सही है। मैक्सिमम जो प्लांट है वो कैसे है? एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द सीड्स डेवलप इनसाइड द प्लांट ऑर्गन्स। सीड प्लांट ऑर्गन के अंदर डेवलप होते हैं और फॉर्म फ्रूट। तो ये भी सही है। तो सी डी करेक्ट हो जाएगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच न्यूट्रिएंट्स इज मोबाइल इन प्लांट्स एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर इन द ओल्डर लीव्स फर्स्ट। कौन सा पोषक तत्व पौधों में गतिशील रहता है और इसकी कमी के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं? इसका आंसर करने से पहले मैं थोड़ा आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं
जैसे हम इंसानों को, जीवों को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है सर्वाइव करने के लिए, ऐसे ही पौधों को भी सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और इन न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में हुआ है। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अंतर क्या है? जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, यानी प्लांट बॉडी को जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है जिस न्यूट्रिएंट की, क्वालिटी लिख रहा हूँ, क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जिसकी कम क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इस लार्ज क्वांटिटी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद करने की एक ट्रिक है, एनपीके स्कैम। एनपीके स्कैम, एन से नाइट्रोजन, पी से, एनपीके फर्टिलाइजर पे लिखा होता है ना एनपीके, पी से फॉस्फोरस, के से पोटेशियम, एस फॉर सल्फर, सी ए के इसका एलिमेंट नेम होता है, वो होता है कैल्शियम का, तो कैल्शियम CA4, और एम से मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम आप जानते हो कि ये सेंट्रल एलिमेंट होता है, यह सेंट्रल कंपोनेंट होता है किसका? तो मैग्नीशियम सेंट्रल कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल का। ये तो हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो में कौन कौन से आते हैं? माइक्रो में जैसे आपका हो गया आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। मैग्नीज हो गया। अब वापस क्वेश्चन पे आता हूं मैं। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो एनपीके होता है, ये एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये आपके मोबाइल होते हैं प्लांट में, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब ओल्ड एज होते हैं, जब ये प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये वहाँ उस पर्टिकुलर जो पुरानी पत्ती है वहाँ से मूव करके दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले जो इसे मोबाइल होने की वजह से, यानी एनपीके की मूवमेंट की वजह से प्लांट में डेफिशिएंसी, पत्ती में जो ओल्ड लीव्स होती हैं उसमें डेफिशिएंसी दिखाई देती है। बाकी इसके अलावा जो होते हैं वो नॉन मोबाइल होते हैं, उनकी वजह से कोई डेफिशिएंसी या कोई बीमारी होती है पौधों में, तो वो सबसे पहले यंगर लीव्स में दिखती है, ना कि पुरानी लीव्स में। तो इसका आंसर क्या है? तो ये इनमें से मोबाइल कौन सी है, मूव कौन कर सकती है? तो कैल्शियम नहीं कर सकती, आयरन नहीं कर सकती, बोरोन नहीं कर सकती, तो आंसर है ऑप्शन थर्ड, नाइट्रोजन ही मूव कर सकती है। और उसकी वजह से ही क्या होता है कि जो सबसे पहली बार डेफिशिएंसी के सिम्टम कहाँ पाए जाते हैं? ओल्डर लीव्स पे। आयरन की कमी से मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लांट में होता है आयरन क्लोरोसिस, इसी को ही बोला जाता है येलोइंग ऑफ लीव्स, यानी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी दिखने लगती हैं? वो पीली दिखने लगती हैं। किसकी वजह से? आयरन की कमी से, क्योंकि क्लोरोफिल का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आयरन भी होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1 है, द नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट increases from approximately 64% in 2001 to about 74% in 2011। पहली स्टेटमेंट अप्रॉक्सीमेटली 64% से बढ़कर जो 2001 में जो लिटरेसी रेट थी वो 74 हो गई। जैसा कि आप जानते हैं जो भारत की लिटरेसी रेट है वो कितनी है? 74.04%, जिसमें मेल की कितनी है? 82.14% और फीमेल की कितनी है? फीमेल की है 65.46%। तो ये क्या है? ये है साक्षरता दर, यानी लिटरेसी रेट। वहीं 2001 में जो लिटरेसी रेट थी वो 64.83% थी। तो अप्रॉक्सीमेट की बात कर रहा है, तो 64 से कितनी हो गई? 74। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ओनली फर्स्ट इसको होल्ड करेंगे,
सेकंड को भी होल्ड करेंगे, ओनली तो नहीं हो सकती, होल्ड क्यों करें, क्योंकि पहली करेक्ट है, दो हो सकती हैं, ये भी गलत है, तो बचे दो ऑप्शन। सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। केरला हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया वेयर एज बिहार हैज लोएस्ट, ये करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तो इसका आंसर है बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सेंसस 2011 के बारे में। सेंसस 2011 ये आजादी के बाद 7वें नंबर का सेंसस था, और जब से शुरू हुए हैं, कब से शुरू हुए हैं, 1872 से, तब से ये 15वें नंबर का सेंसस है। 1872 में जो गवर्नर था, सॉरी वायसराय था भारत का, वो कौन था, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के टाइम से सेंसस शुरू हुए हैं। और फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे बोला जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोला जाता है हेनरी वॉल्टर को। हेनरी वॉल्टर को क्यों बोला जाता है, क्योंकि 1830 में डेक्का सिटी में, जो आज बांग्लादेश में है, पहली बार हेनरी वॉल्टर ने सेंसस कराया था। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट तो मैंने बता दी। बाकी अगर मैं बात करूं सेक्स रेशियो की, तो भारत का सेक्स रेशियो क्या है, तो वो है 943, जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला का 1084, और लोएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, लोएस्ट सेक्स रेशियो है हरियाणा का, वो कितना है 979, किसका है, हरियाणा का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द कावेरी बेसिन लाइज इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड डैश। इसका आंसर करने से पहले ऑप्शन वैसे देख लो, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, तेलंगाना। इसका आंसर करने से पहले मैं जरा आपको कावेरी बेसिन दिखा देता हूँ। ये आपकी पेनिनसुलर रिवर है, ये देख रहे हो आप, यहाँ से निकल रही है, ये आपकी कावेरी नदी है। कहाँ से निकल रही है ये, और ये कहाँ गिर रही है, ये गिर रही है बे ऑफ बंगाल में। तो ये निकलती कहाँ से, तो ये निकलती है ताल कावेरी से। ओरिजिन कहाँ से है, ताल कावेरी। और ये ताल कावेरी है कहाँ, ये है ब्रह्मगिरी हिल्स। और ये ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है कर्नाटका में। तो इसका ओरिजिन कहाँ से, इसका ओरिजिन है कर्नाटका से। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हेमवती, अर्कवती, शिमशा, भाविनी, काबिनी और नोयाल। ये क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की। और कावेरी नदी पे कौन कौन से डैम है, तो इसमें है एक मेट्टू डैम, मेट्टू डैम है आपका तमिलनाडु में। वहीं एक डैम है इसका कृष्ण राजा डैम, कृष्ण राजा सागर डैम। ये कृष्ण राजा सागर डैम कहाँ है, ये है कर्नाटका में। और कावेरी से रिलेटेड डिस्प्यूट कौन कौन से स्टेट में, तो कर्नाटका में इससे रिलेटेड डिस्प्यूट है और तमिलनाडु में इससे रिलेटेड डिस्प्यूट है। बाकी दो तो आपको पता ही है कि ये तमिलनाडु में है, कर्नाटका में। तीसरा कौन सा स्टेट है, तो तीसरे का आंसर करने से पहले मैं बता दूं कि ये काबिनी नदी का ओरिजिन कहाँ से है। काबिनी नदी का ओरिजिन है वायनाड से, वायनाड डिस्ट्रिक्ट। और ये वायनाड कहाँ पड़ता है, तो वायनाड पड़ता है केरला में। तो कावेरी का बेसिन कौन कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, और कहाँ है, केरला में। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 केरला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक, लेक बैकाल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। देखो, आपको ये भी नहीं पता कि देश कौन सा है, ये तो पता है ना कि ये ना तो अमेरिका में है, ना अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और ना ही यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। तो ये कहाँ पर है, ये आपका एशियन कॉन्टिनेंट में है। और कहाँ पड़ती है ये है रशिया में। यहाँ मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ये रशिया है। तो रशिया में ये कहाँ पर है, ये बैकाल लेक कहाँ पर है, रशिया में। अब बैकाल लेक की बात की है तो एक और लेक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, वो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को ही बोला जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, या इसे विश्व की सबसे इनलैंड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी भी है। यानी समुद्र नहीं है, ये जो स्टेट है ये लैंडलॉक है पूरी, इसको जो देश घेरे हुए हैं एक तरीके से चारों ओर से लैंडलॉक किए हुए हैं।
तो लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी भी है कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी को जिन देशों ने घेरा है उसको किस ट्रिक से याद रख सकते हैं? उसको याद रख सकते हैं किटार से, KITAR। K फॉर कजाकिस्तान, I फॉर ईरान, ये रहा ईरान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, ये रहा तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, ये रहा अजरबैजान, और R फॉर रशिया। तो ये कैस्पियन सी को किसने घेर रखा है? कैस्पियन सी को घेर रखा है किटार ने। किटार कौन कौन? कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रशिया। और सॉल्ट वाटर लेक सबसे बड़ी तो मैंने बता दी कैस्पियन सी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी और कहां पर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है रशिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 1 ohm व्हेन ए करंट ऑफ 3 एम्पियर पास थ्रू इट। 1 ओम प्रतिरोध का एक तार के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए जब उसमें से 3 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जॉर्ज साइमन ओम, ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ओम्स लॉ दिया था। और ये कब दिया था? 1827 में। ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला निकल के आया। वो फॉर्मूला कौन सा था? V = IR। V क्या है? V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट और R है रेसिस्टेंस। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ रेसिस्टेंस दे रखा है 1 ओम का, तो 1 ओम का रेसिस्टेंस इनटू में करंट दे रखा है 3 एम्पियर का, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आया? 3 वोल्ट। इसका आंसर क्या है? 3 वोल्ट। ये रहा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम? हीलियम की परमाणुकता क्या है? मोनो एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है? जैसा कि ट्राई एटॉमिक किसकी है? ओजोन की। ओजोन में कितने एटम होते हैं? ओजोन में होते हैं ऑक्सीजन के 3 एटम। 3 एटम से मिलकर ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ट्राई एटॉमिक। वहीं ऑक्सीजन जो होती है O2, यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस बनती है 2 ऑक्सीजन के एटम से। तो डायटोमिक आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन आपका डायटोमिक हो गया। पॉलीएटॉमिक के एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल है फॉस्फोरस, P4, 4 एटम्स जो होते हैं फॉस्फोरस उससे बनता है। और सल्फर हो गया, सल्फर में जो एटम्स होते हैं 8 होते हैं, तो ये किसके हो गए? ये पॉलीएटॉमिक के एग्जांपल हो गए। मोनो एटॉमिक का एग्जांपल है हीलियम। हीलियम गैस हो गई और आपकी नियॉन गैस हो गई, आर्गन हो गई, ये सारे कैसी गैसेस हैं? ये आपकी मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉल्ड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड? भारत के कृषि क्षेत्र में उस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है जहां वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल, स्ट्रक्चरल या मार्जिनल? एक एक करके इन बेरोजगारी के बारे में मैं आपको बताता हूं, फिर इसका आंसर करेंगे। इनके मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको इजीली समझ आएगा। सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से आप मानिए जैसे कूलर के जो विक्रेता होते हैं या जो कूलर मर्चेंट्स होते हैं, ये इनका जो काम होता है ये सीजनल होता है। गर्मी आएगी तभी कूलर बिकेंगे और सर्दी में ये जो कूलर एसी का जो सेल है वो क्या होता है? वो डाउन आ जाता है और गर्मियों में हाई हो जाता है। तो ये जो गर्मियों में हाई हो जाता है और सर्दियों में लो हो जाता है, सर्दियों में कैसी बेरोजगारी आ जाती है? तो वो आ जाती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है स्किल बेस्ड। अब स्किल बेस्ड कैसे? जैसे आज मान लो आप एक किसी मॉल में और उस मॉल में आप एक कैशियर की तरह काम कर रहे हैं, यानी एक तरीके से जो कस्टमर होते हैं वो जो मॉल से सामान खरीदते हैं उस सामान को आप देते हो स्कैन करके बार कोड से और उसकी जगह पैसे लेते हो, उसका लेखा जोखा रखते हो पूरा। लेकिन अगर क्या हो कि वो जो स्मार्ट वो लगा दिए जाए, स्मार्ट कंप्यूटर या स्मार्ट सिस्टम लगा दिए जाए, जहां जाकर जो कस्टमर है
अपने आप ही उस पूरे आइटम को स्कैन करके और उसका अपना जो बिल है वो अपने आप जनरेट कर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो कैशियर है इसकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि ये जो स्किल है इस कैशियर की वो क्या हो जाएगी, रिडंडेंट हो जाएगी। यानी वो स्किल अब नहीं है, मतलब वो लैग कर जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह से क्या हो जाती है, उसको बेरोज़गारी आ जाती है। इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी बेरोज़गारी जब आपको या तो किसी ऐसी जॉब को जो चाहिए उसके लिए आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल सेट नहीं है, या पहले था लेकिन अब एडवांस होने की वजह से आपकी ज़रूरत उस पर्टिकुलर कंपनी या उस रोज़गार में है नहीं, उसकी वजह से बेरोज़गारी आती है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीमांत बेरोज़गारी। ये असल में ऐसी बेरोज़गारी होती है कि आपको पूरा साल आप पे काम नहीं होता, मतलब कि बहुत ही लिमिटेड काम होता है। मतलब कि साल के मान लो आधा साल आप काम करते हैं और आधे से कम साल में आप क्या है, बेरोज़गार रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करें हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की, प्रच्छन्न बेरोज़गारी। उसका मैंने यहाँ पर एक फिगर लगा रखा है। यहाँ आप ये देख रहे हो, एग्रीकल्चर, खेती कर रहे हैं लोग, यहाँ ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, मतलब काम एक हो रहा है पर उसमें कितने सारे लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो लगभग जीरो है, यानी इनका जो कंट्रीब्यूशन है इसमें प्रोडक्शन में वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। देखने से तो लग रहा है कि देखो कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, ऐसी बेरोजगारी को कहा जाता है डिस्गाइज्ड या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किससे रिलेटेड है, ये है ऑप्शन 1 से रिलेटेड। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम करते हैं लोग वो लगते हैं कि एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं, पर वो वास्तविक रूप में इतना आउटपुट नहीं देते जिससे उन्हें एम्प्लॉयड समझा जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 year प्लान was to cultivate the dash sector such as agriculture। बहुत ही इजी है, इसका आंसर है प्राइमरी सेक्टर। बाकी इकोनॉमी के सेक्टर्स की बात करूं तो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। एक है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व विद नेचर, डायरेक्टली इन्वॉल्व विद नेचर, यानी यहाँ पर आप नेचुरल रिसोर्सेज पर काम कर रहे होते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग। ये सब कौन से सेक्टर में आते हैं, ये आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर से जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम कौन सा सेक्टर करता है, सेकेंडरी सेक्टर। इसीलिए इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपकी फैक्ट्रीज आती हैं, टेक्सटाइल कंपनीज आती हैं, कंस्ट्रक्शन आती है, कंस्ट्रक्शन कंपनियां। ये कौन से सेक्टर में आती हैं, स्टील कंपनी हो गई, स्टील प्लांट्स हो गए, वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह। टर्शियरी सेक्टर जितनी भी इंटेंजिबल सर्विसेज होती हैं, या इसे ही कहते हैं हम सर्विस सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर। ये इंटेंजिबल सर्विस जैसे आपकी बैंकिंग हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये कौन से सेक्टर में रखा हुआ है, ये है टर्शियरी सेक्टर में। और सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में अगर योगदान है तो इस टर्शियरी सेक्टर का ही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैन पावर एनरोल कौन से सेक्टर में भारत में, तो वो प्राइमरी सेक्टर में है। इसके अलावा भी 2 सेक्टर और हैं, एक है क्वाटनरी सेक्टर और दूसरा है क्वीनरी सेक्टर। ये जो क्वाटनरी सेक्टर है ये नॉलेज बेस्ड सेक्टर है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो भी काम होता है वो इससे रिलेटेड है। आपकी IT सर्विस वो भी किससे रिलेटेड है, वो भी आपकी क्वाटनरी सेक्टर से रिलेटेड है। क्वीनरी में आते हैं वो लोग जो हाई लेवल डिसीजन मेकिंग करते हैं, जैसे आपके पॉलिटिशियन या पॉलिसी मेकर। ये था इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में। बाकी इसका आंसर था प्राइमरी सेक्टर। फर्स्ट 5 year प्लान का जो एम था या जो कल्टीवेट करता था वो प्राइमरी सेक्टर को कल्टीवेट करना था। सेकेंडरी सेक्टर को कल्टीवेट किया था, या सेकेंडरी सेक्टर जो एम था वो था सेकेंड 5 year प्लान का।
जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेरोल्ड डोमर मॉडल। और वहीं जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान था ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो इसका आंसर है प्राइमरी सेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द कोया डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कोया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट डांस कौन कौन से? तो उत्तराखंड का है छपेली, झोरा और छोलिया। ये कहाँ के डांस है? ये है उत्तराखंड के। पंजाब के इंपॉर्टेंट डांस कौन कौन से? तो पंजाब के तो आपको याद ही होंगे, भांगड़ा, गिद्धा। गिद्धा परफॉर्म करती हैं फीमेल और भांगड़ा मेल परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा है लुड्डी और सम्मी। ये कहाँ के डांस है? ये है पंजाब के फोक डांस। उड़ीसा के फोक डांस कौन कौन से? तो उड़ीसा का है गोटी पुआ, रनप्पा, मयूरभंज छौ। 3 छौ है ना, एक पुरुलिया छौ, एक सरायकेला छौ और एक मयूरभंज छौ। मयूरभंज छौ कहाँ का है? उड़ीसा का। तो मयूरभंज छौ। सरायकेला छौ झारखंड में और पुरुलिया छौ आपका बंगाल में मनाया जाता है। तो गोटीपुआ, रनप्पा, मयूरभंज छौ और कोया डांस। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। कोया डांस कहाँ परफॉर्म किया जाता है? उड़ीसा में। लेकिन एक और है कोया डांस, इसे बोलते हैं कोमू कोया। कोया डांस परफॉर्म किया जाता है उड़ीसा में और कोमू कोया तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। ये याद रखना आप। तो कोमू कोया आए तो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश और कोया डांस आए तो उड़ीसा। राजस्थान के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो राजस्थान का घूमर हो गया, तिहरा ताली हो गया, कच्ची घोड़ी और कलबेलिया। ये कहाँ के? ये राजस्थान के फोक डांस है। इसका आंसर क्या? उड़ीसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फुगड़ी, गिद्धा पंजाब ये करेक्ट है। जट जटिन बिहार में मनाया जाता है, सही है। कलबेलिया मैंने अभी पहले ही बताया आपको, कलबेलिया राजस्थान में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फुगड़ी मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता, फुगड़ी मनाया जाता है या फुगड़ी डांस परफॉर्म किया जाता है गोवा में। तो इसका आंसर है गोवा। ये देख रहे हो, ये जो कोंकणी ट्राइब होती है वो वहाँ की गोवा की वो परफॉर्म करती है। तो गोवा की महिलाएं इसे परफॉर्म करती हैं, जब कोई त्यौहार होता है तब ये परफॉर्म किया जाता है। तो फुगड़ी कहाँ का है? फुगड़ी है गोवा का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मरु महोत्सव ऑल्सो नोन एज डेजर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन? मैंने आपको, अगर आप पिछली मेरी एनालिसिस की वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, ये मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। यहाँ आप फोटो देख सकते हैं, ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है और यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है ना डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान टूरिज्म। कहाँ पर? जैसलमेर में। और अजमेर में कौन सा मनाया जाता है? अब जैसलमेर तो मैंने आपको बता दिया। अजमेर में आपका जो फेस्टिवल होता है वो होता है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। और कैमल, ऊंट का जो मेला लगता है, कैमल मेला या कैमल फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बीकानेर में। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड ऑन द मकर संक्रांति डे इन असम? असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? काटी बिहू, माघ बिहू, बोहाग बिहू, रक्षाबंधन। एक ऑप्शन तो काट दो। रक्षाबंधन मकर संक्रांति को नहीं मनाया जाता। मकर संक्रांति कब आती है? जनवरी के टाइम पर। और रक्षाबंधन कब आता है? अगस्त में। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब काटी बिहू कब मनाया जाता है? काटी बिहू इसे ही बोलते हैं कोंगाली बिहू। दूसरा नाम क्या है इसका? कोंगाली बिहू। और ये कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। और ये क्या है? ये जब फसल बोई जाती है तब ये मनाया जाता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। मकर संक्रांति कब आती है? जनवरी में। तो ये तो नहीं है। अगला है माघ बिहू, इसे ही हम बोलते हैं भोगाली बिहू। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब जो फसल है वो काटी जाती है। और ये कब मनाया जाता है? जनवरी में। तो आपको आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 माघ बिहू। अब अगला है बोहाग बिहू।
और इसे ही बोलते हैं रोंगाली बिहू। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अप्रैल में। और ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। कैसा फेस्टिवल है? नया साल। नया साल मनाते हैं इस दिन। तो बोहाग बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू, तो इसका आंसर है माघ बिहू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रेडर टर्म इज इंक्लूडेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट? रेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से शामिल है? खो खो, कबड्डी, क्रिकेट या हॉकी? यहाँ आप देख सकते हो कबड्डी ऐसे खेला जाता है। तो कबड्डी में टोटल हर टीम में कितने प्लेयर होते हैं? ईच टीम में कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। वैसे तो 12 प्लेयर होते हैं एक टीम में, लेकिन फील्ड पर कितने होते हैं? तो फील्ड पर होते हैं 7 प्लेयर, 7 प्लेयर्स। और ये जो प्लेयर्स होते हैं इनमें 2 तरह के प्लेयर्स होते हैं। एक होते हैं रेडर, दूसरे होते हैं डिफेंडर। आपने कभी ना कभी कबड्डी तो खेला ही होगा। ये फील्ड होता है, एक आदमी ऐसे क्रॉस करके जाता है और बोलता है कबड्डी 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 कबड्डी, और यहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। ये प्लेयर्स इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और ये एक लाइन होती है, उसको क्रॉस करके वापस जाने की कोशिश करता है, या जिसको भी पकड़ के जाएगा उसे वो आउट कर देता है। तो ये कौन सा खेल है? ये है कबड्डी। एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? एक टीम में होते हैं 7 प्लेयर्स फील्ड के ऊपर। वैसे तो 12 प्लेयर्स होते हैं। बाकी खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? तो खो खो में ग्राउंड पर होते हैं 9 प्लेयर एक टीम में। इसका आंसर है कबड्डी। कबड्डी में बता दिया मैंने कि 7 प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम के अंदर, और हॉकी में भी कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इंदिरा गांधी वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न ऑन विच ईयर? भारत रत्न की हम बात करें, पहली बार भारत रत्न दिए कब गए थे? तो पहली बार भारत रत्न दिए गए थे 1954 को। और ये किन पर्सनैलिटीज को दिया था? तो ये 3 फेमस पर्सनैलिटीज को दिया था। एक उनमें से थे आर गोपालाचारी, दूसरे थे एस राधा कृष्णन या सर्वपल्ली राधा कृष्णन, और तीसरे थे सीवी रमन। पहली बार इन 3 फेमस पर्सनैलिटीज को क्या दिया था? भारत रत्न दिया था। कब दिया था? 1954 में दिया था। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? ये नोबेल मिला था इनको 28 फरवरी 1928 में। इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसीलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। ये था कि पहली बार भारत रत्न किस किस पर्सनैलिटी को मिले। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहली महिला, फर्स्ट फीमेल जिसको भारत रत्न मिला था, फर्स्ट फीमेल टू गेट अवॉर्डेड विद भारत रत्न, कौन थी वो? तो वो कोई और नहीं, वो थी इंदिरा गांधी जी। और इनको ये भारत रत्न कब दिया गया था? ये दिया गया था 1971 में। तो इसका आंसर है 1971। यहाँ पर 25 क्वेश्चन का एनालिसिस होता है खत्म। बहुत शानदार एनालिसिस रहा। जो पहले से इस सीरीज में जुड़े हैं उनका बहुत ही शानदार रिवीजन हो रहा होगा, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो तो कंठस्थ हो गए होंगे, अच्छी तरह याद हो गए होंगे। तो जो भी नए हैं वो प्लीज़ आगे इस सीरीज से जुड़ें। आपका जो ये जीएस वाला पोर्शन है, देखते देखते मजाक मजाक में बहुत बढ़िया हो जाएगा, एकदम ज़बरदस्त प्रिपरेशन हो जाएगी ये करने से ही। तो बाकी जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस सीरीज से जुड़ें और रेगुलरली देखें इस सीरीज को। और जो नए हैं ना, वो पीछे वाली सीरीज भी जाके देख सकते हैं, लर्निंग है उसमें, आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये जो सारे क्वेश्चन है लगभग वो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो ये आपको एक अच्छी लर्निंग देंगे आपकी प्रिपरेशन के दौरान। और बाकी जिनको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। शेयर करेंगे तो इसकी रीच बढ़ेगी चैनल की, और कंटेंट आएगा अच्छा अच्छा, बनाने में भी मज़ा आएगा, मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो मुझको भी मोटिवेशन मिलेगी ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।